मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आजादी और आजादी से पहले का देश और उसके बाद का देश, ये दो जहां सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। पहला जो है वो ये है कि हम जो गुलाम थे तो हमें आज़ादी मिली जो 15 अगस्त का दिन हम मनाते हैं, और इसको मनाने के आज़ादी के बाद जो है हमने जो गणतंत्र दिवस इक्वली इम्पॉर्टेंट और नेशनल फेस्टिवल के रूप में जो है वो इसको मनाते हैं। तो आप याद करो 15 अगस्त को कि जब देश आजाद हुआ होगा, उससे पहले तो इंग्लिश कानून जो है वो चलते रहे होंगे, अंग्रेज लोग जो है देश को चलाते रहे होंगे, और हमारे पास तो कुछ था नहीं चलाने के लिए, तो हम इस देश को कैसे चलाते? 200 साल पहले, 300 साल पहले जो हमारी जो व्यथा थी, जो व्यवस्था थी, वो तो केवल ये राजे महाराजाओं वाली थी कि जम्मू कश्मीर का राजा अलग था, पंजाब का अलग था, हरियाणा में भी कई राजा थे, हिमाचल में भी कई थे, तो अलग अलग राजा जो हैं वो अपनी अपनी रियासतों को चलाते थे। तो आप सोचो कि जब ये सारे राजे महाराजे इकट्ठे हो गए, एक देश बना, तो अब इस देश को कैसे चलाया? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा। मान लो किसी ने एक स्कूल ही खोलना है, तो स्कूल को चलाने के लिए उसके कितने क्लासरूम होंगे, कितने टीचर होंगे, कहाँ असेंबली होगी, कहाँ जो है वो हॉस्टल होंगे, कितना बड़ा तामझाम जो है और निजाम बनाने की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही हमारे जो हमारे ग्रेट थिंकर थे, उन्होंने सोचा भाई देश तो आजाद हो गया, अब देश को चलाएं कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या ये है। तो उन्होंने एक जो है वो जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आज की पार्लियामेंट है। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लोग लिए गए? वो वही राजा महाराजा जो थे, जैसे जूनागढ़ का एक राजा था, वो जहाँ उसका रिप्रेजेंटेटिव आ गया, जम्मू का आ गया, हर राजा महाराजा का एक एक जो है वो खुद जहाँ उनका रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल करने के बाद जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, जैसे आज पार्लियामेंट के मेंबर हैं। भाई ये लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि भाई देश कैसे चलेगा, उनकी रियासत में क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, उनकी क्या बुनियादी जरूरियात हैं और कैसे उनको फर्दर आगे तरक्की करनी है, जब तक कि हम एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना नहीं देते। तो इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर को उस वक्त जो है वो इसकी चेयर जो है वो एक मिनिस्ट्री जो है उनके पास उनको ऑफर की गई। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मिनिस्ट्री नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं मिनिस्ट्री में रहूंगा तो मैं ये एक निष्पक्ष ड्राफ्ट जो है वो तैयार नहीं कर पाऊंगा। तो बहरहाल उन्होंने मिनिस्ट्री जो है वो नहीं दी और कॉन्स्टिट्यूशन वाले काम में वो लग गए। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, बनने के बाद जो है वो 26 नवंबर की एक डेट जो है वो आती है, और उसके बाद 26 जनवरी को हम लोग जो है वो लागू करते हैं। तो 26 जो नवंबर की डेट है, ये इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। किसी को पता है कि 26 नवंबर जो है वो क्यों मनाया जाता है? 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे है, और 26 नवंबर ही कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों है?
उस दिन कंप्लीट हुआ था सर हमारा संविधान। हाँ वो तो हुआ था, लेकिन जो आजादी के लिए जो आवाज उठी थी 26 वो 26 नवंबर को सबसे पहली आवाज जो थी वो उठी थी। वो 26 नवंबर के दिन जो है वो उठी थी, जो पूरे देश में ऑर्गेनाइज जो आवाज थी। तो उन्होंने 26 नवंबर को 26 को पर्टिकुलरली, नवंबर तो हो गया, इस 26 को महत्व देते हुए 26 नवंबर को इसका कंप्लीशन हुआ और 26 जनवरी को ही ये लागू किया। तो ये क्योंकि जो हमारी बुनियाद थी वो 26 तारीख से शुरू हुई थी, इसलिए हम जो है ये 26 तारीख को, ये 26 जनवरी मनाते हैं। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी जो लागू हुआ वो 26 नवंबर को हुआ। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया तो इसको जो लागू करना था, जो मैं 26 नवंबर की बात बता रहा हूँ, तो पूरे देश विदेश से सारे स्टेट्समैन जो है, स्टेट्समैन मीन्स वहां के हेड, इंग्लैंड के, अमेरिका के, रूस के, सारी दुनिया के लोग यहाँ बुलाए गए कि सबके सामने जो है ये हम अपना 395 आर्टिकल का जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सप्लेन करेंगे और इसको लागू करेंगे। तो एक पत्रकार थे, अमेरिका के थे, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को कहा कि हम लागू करने से पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बनाया है, तो क्या ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? तो उसने कहा ऑफ कोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने बनाया है, दिस इज ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, but great and best constitutions are not merely with the length of the words or number of articles contained therein. It is due to the people of those countries who sincerely implement and follow it and make it actually great. तुमने उनको बताया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहे जितनी मर्जी लंबी हो जाए, जितनी मर्जी बढ़िया हो जाए, ये तब तक ग्रेट नहीं हो सकती, तब तक बढ़िया नहीं हो सकती जब तक वहां के लोगों की बेनिफिट्स के लिए वहां के लोग उसको सिंसियरली इंप्लीमेंट ना करें, उस कानून के ऊपर अगर वो पूरे तन मन धन से उसके ऊपर चलेंगे नहीं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेट नहीं हो सकती। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो जैसे मान लो हम स्कूल में लॉ बनाते हैं, घर में लॉ बनाते हैं, अगर सिंसियरली कोई घर में या स्कूल में कोई फॉलो नहीं करता है तो वो कंट्री हो, घर हो, वो मतलब एक ग्रेट घर या ग्रेट कंट्री नहीं माना जाता। तो इसलिए फिर आगे उन्होंने पूछा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक एग्जाम्पल देना कि कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है जो ग्रेट है, तो उस पर जवाब देना बड़ा मुश्किल। तो उन्होंने कहा जैसे उन्होंने यूके का जो है उदाहरण दिया, पर जैसे इंग्लैंड में पता आपको कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां जितनी भी बातें, जितने भी लॉ बनते हैं वो कन्वेंशन से बनते हैं। जैसे हम 10 लोग बैठे हैं यहाँ आज, तो हम कोई एक आइडिया देते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, सारे अपना अपना मत प्रेजेंट करते हैं और जो बढ़िया निकलता है उसको वो कानून बना के लागू कर देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बाई कन्वेंशन जो यूके फॉलो करता है, ऐसे ही क्योंकि वो लोग वहां के ग्रेट हैं, वो सिंसियर हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो कंट्री भी ग्रेट है, इसलिए उसने पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो रूल किया है ना। कोई ऐसा विरल ही कंट्री होगा जिसके ऊपर इंग्लिश लोग जो है हुकूमत नहीं कर पाए, अदरवाइज इन्होंने पूरी, और कितना कंट्री है मेरे ख्याल में इतनी हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट है, लेकिन उसमें पूरी दुनिया के ऊपर जापान में नहीं हुआ, बाकी काफी कंट्री है ना। मतलब पूरा जो कंट्री है इंग्लैंड, वो इतना बड़ा नहीं है, पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी मतलब ये कन्वेंशंस के ऊपर अपनी सिंसियर
कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो हमारे देश के ऊपर जो है वो रूल किया। जब वो जाने लगे, देश को छोड़ करके जाने लगे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो इंडिया और पाकिस्तान जो है ये अलग अलग मुल्क है, क्योंकि उधर गांधी जिन्ना और इधर जवाहरलाल नेहरू दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो अलग कंट्री, आपको थ्योरी पता ही है, 15 अगस्त किस प्रकार जो है वो लाइमलाइट में आई। तो उनका एक ये था कि जब हम लोगों को डिवाइड नहीं करेंगे तो हम जो है वो इनके ऊपर बढ़िया रूल नहीं कर सकते। तो इंडिया एंड पाकिस्तान जो है ये क्रिएशन है उनके डिवाइड एंड रूल की, कि अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो ये इंडिया एक सुपर पावर जो बन सकता था ये बन नहीं पाएगा, और फ्यूचर के लिए भी हम इनके ऊपर जो है वो रूल करते रहेंगे। खैर, इंडिया तो आगे बढ़ गया, लेकिन पाकिस्तान देखो, आज पाकिस्तान भी होता हमारे साथ, अफगानिस्तान भी होता, बांग्लादेश भी होता, तो हम कितना बड़ा देश होते। स्टिल वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमसे बड़ी डेमोक्रेसी आज पूरी दुनिया में नहीं है। हमारे देश का जो यूनिक फीचर्स हैं वो क्या है, देखो, मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री जितने वोटों से आता है जीत करके, इतना शायद किसी और पूरे दुनिया में नहीं। ये हमारा यूनिक फीचर है। हमारे देश का एक और यूनिक फीचर है कि यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप बाहर के देशों में जाकर के देखेंगे तो उनकी ना तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, ना इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स। हमारे देश का जो तीसरा जो है वो यूनिक फीचर ये है कि जो और देशों में जो है वो नहीं है, कि यहाँ के लोग जो है वो ज्यादा धार्मिक हैं, धर्म के ऊपर ज्यादा लोग जो है वो चलते हैं। मतलब कोई ना कोई आप अगर देखेंगे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऑल बिलीव दैट देयर इज वन गॉड एंड दे बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कहीं तो देश ऐसे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, है ना, लेकिन हमारे देश के लोग जो हैं वो सारे ही वन ऑफ द अदर, कोई भी रिलीजन को मानता हो, लेकिन दे बिलीव दैट देयर इज वन गॉड, और कोई सुबह रोज घर में कोई ना कोई जो है उसको मानते हैं। और यूनिक फीचर ये है कि देखो हमारे कंट्री में वी रिस्पेक्ट वीमेन। हमारा जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, प्रीएम्बल सुना है आप लोगों को, क्या होता है प्रीएम्बल जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी जो यूनिक है दिखाया गया है कि जो वुमेन है वो प्रायोरिटी है और वी मस्ट रिस्पेक्ट वुमेन ए लॉट। और उसके बाद जो है वो इसका और यूनिक फीचर जो है वुमेन के की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो ईश्वर ने भी जो है वो जब हम लेडीज को संबोधित करते हैं तो लॉ में भी आज तक इनका नाम दिया है बेटर हाफ। बेटर हाफ मतलब पत्नी को बेटर हाफ कहा जाता है, कि हमसे मतलब पुरुषों से जो पत्नी है उसका रुतबा जो है वो ऊपर है, इसलिए उसको बेटर हाफ कहा जाता है। और माँ का जो रोल है, माँ जो है वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो एक रिश्ता होता है, तो वो जो है वो एक लेडी ही जो है वो निभा सकती है। तो अब दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में आप देखेंगे कि 2 साल 4 साल शादी को होते हैं, फिर और शादी कर लेते हैं, फिर और कर लेते हैं, और फिर मरते दम तक पता नहीं कोई रहता भी है साथ उनके कि नहीं रहता है। तो ये हमारे देश का जो एक यूनिक फीचर है विच वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। इंडियन लोग चाहे अमेरिका में रहें, चाहे कनाडा में रहें, फिर भी वो अपने इंडिया में आते हैं और यहाँ का जो जीडीपी है फॉरेन करेंसी से वो इसको रेज करते हैं और अपना देश का झंडा कनाडा में भी फहराया जाता है, अमेरिका में भी फहराया जाता है ना। एक दो स्टेट जो हमारी है, मैं नाम नहीं यहाँ लेना चाहूंगा, वहां जरूर इसका विरोध करते हैं, लेकिन पूरे विश्व में हमारा झंडा जो है वो फहराया जाता है। तो
वी शुड बी, मैं बात अपनी शुरू कर रहा था हिस्ट्री, तो वी शुड नॉट फॉरगेट द हिस्ट्री कि हम पहले क्या थे और आज क्या थे। तो हिस्ट्री में हम जाएं तो 17 बार जो है मोहम्मद गजनवी ने जो है पृथ्वीराज इंडिया के ऊपर आक्रमण किया और 17 बार उन्होंने जो है उनको छोड़ा। मैं ये मानता हूं कि अगर उस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने दरियादिली नहीं दिखाई होती तो शायद जो है वो सेकंड टाइम नहीं है। आज जो है वो हमारा देश में आगे है ना। उसने 17 बार ही छोड़ दिया। उसके बाद मुस्लिम रूल आया, लोगों का रिलीजन जो है वो कन्वर्ट हुआ यहाँ से, और ये जो खिता जो है टेररिज्म का हब जो है वो बन गया। और उसके बाद जो है अंग्रेज लोग आए, और अंग्रेज लोग जो आने के बाद जो है इंडिया दो कंट्री में राजा 3 में, उसके बाद बांग्लादेश की बना 3 में डिवाइड हुआ। तो ये किसी समय की हिस्टोरिकल मिस्टेक जो है वो कंट्रीज, नेशंस और फैमिलीज को जो है वो तबाह कर देती। तो इसलिए हर इंसान को जो जब वो जिस सामर्थ्य जो उसके पास होता है उस सामर्थ्य के मुताबिक वो अपना आप, गुरु नानक जी कहते हैं कि आप सवारे मैं मिले तो सुख होए, कि आप सवारे मैं मिले। आपका मतलब हम अपने सेल्फ को पहले संवारें। मतलब हम देश प्रेम कैसे कर सकते? मान लो एक आदमी भूखा है, उसके तन के ऊपर कपड़े नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है कि देश क्या होता है, उसको समझ ही नहीं है कि देश क्या होता है, तो वो देश प्रेम क्या करे? तो सबसे पहले हम गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आप संवारें, पहले हम अपने आप को संवारें। अपने आप को संवारें मीन पढ़े लिखें, सेहत बनाएं और अपने आप को इस काबिल बनाएं। आप संवारें मैं मिलूंगा, कि जब हम अपने आप को संवारेंगे तब मैं मिलूंगा। तब मैं मिलूंगा मीन तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम बहादुरी को प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलने का जहां उनका कहने का अभिप्राय है कि तभी हम अपना जो पोटेंशियल है वी कैन एक्सप्लोर इट टू द फुलर एक्सटेंट। और पोटेंशियल हमने क्यों एक्सप्लोर करना है? देश प्रेम के लिए। देश प्रेम क्या है कि वी लव अवर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, जो भी हमारे घर से हम शुरू हो जाए, अपने मोहल्ले में, अपने देश में, अपने शहर में उनकी बेहतरी के लिए काम करें, तो वो देश प्रेम है। देश प्रेम ये नहीं है कि हम जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन झंडा चढ़ा दिया या गाने गा दिए तो वो देश प्रेम है कि हम प्रेम करते हैं। देश प्रेम वो है कि वी शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड द जनरेशंस टू कम। अगर हम उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं तो हम देश प्रेम करते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? गुरु नानक देव जी ये कहते हैं कि आप सवारे मैं मिलूं तो सुख हो। तो जब मैं मिलूंगा मीन्स हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और अपनी फ्यूचर जनरेशंस की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो सुख होएगा। सुख क्या है? सुख ये नहीं है कि हमने बढ़ के पेट भर के रोटी खा ली, सो लिए तो सुख है। सुख ये है कि जब आप कार्य करें तो आपका समाज आपको रिस्पेक्ट दे। आप जिस गांव के हैं, भाई देखो अंकुश जैन जी हैं, ये रोहतक के हैं, इनके माँ बाप ने इनको कितना अच्छा पाला और आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हजारों लोगों को बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अंकुश को भी सुख होगा और इसके पेरेंट्स को भी सुख होगा। तो गुरु नानक देव जी ये कहते हैं कि आप सवारे मैं मिलूं तू सुख हुए। तो हम उस मुकाम पे पहुंच करके जब लोग कहते हैं कि यार ये आदमी देखो उस बाप का बेटा है, जिन्होंने जो है दिल्ली में रह करके पढ़ाई की और आज यहाँ आकर के बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो सुख जो है वो प्राप्त तभी हो सकता है। लेकिन इस चीज को पाने के लिए जो इनकी जो हार्ड वर्क है वो निरंतर जो है वो चली होगी। व्हेन ही वाज यंग, जब ये 10-12 साल के रहे होंगे और आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो आप सवारे मैं मिलूं तो सुख हुए। और एक लड़का था वो बड़ा अच्छा एक IAS ऑफिसर बन गया, तो उसकी मां बेचारी बूढ़ी हो गई, फादर था नहीं,
तो उसने माँ ने कहा कि बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो अब बता तू जो है वो क्या काम करेगा कि जिससे मेरे को सुख मिले। तो बेटा कहता माँ मैं अब IAS ऑफिसर बन गया हूँ, मैं ऑफ कोर्स आपके लिए बढ़िया सा मकान बनाऊंगा, बढ़िया सी गाड़ी ला के दूंगा और आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा। तो कहती नहीं बेटा, मेरी अब उम्र इतनी हो गई है, पता नहीं मैं 10 साल रहना 15 रहना, तो मकान में क्या करूंगी, है ना, खाना मेरे से वैसे भी पछता नहीं है मेरे को, तो इससे मेरे को सुख होने वाला नहीं। तो वो कहता माँ फिर मैं एक सुंदर सी लड़की से शादी करूंगा और वो आपकी सेवा में लगी रहेगी और आपको सुख देगी। तो उसने कहा बेटा ये भी ठीक नहीं, मैं अपने सुख के लिए किसी दूसरी लड़की को और उसको कहूंगी मेरी सेवा में लगी रहे, तो मैं इसको भी पसंद नहीं करना चाहती, ये भी मेरा सुख नहीं होगा। तो फिर लड़के ने पूछा माँ फिर मैं आपको पूरे जो है वो जितने भी देवी देवता हैं और जगन्नाथपुरी, अमरनाथ, वैष्णो देवी सारे दर्शन करवाऊंगा और आपको जो है, तो कहती बेटा ये भी नहीं, इसमें भी मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरा अब मैं बूढ़ी हो गई, मैं कहाँ इधर उधर जो है वो जाती रहूंगी। तो बेटा उसने फिर बेटे ने पूछा, कहता माँ हाथ जोड़कर वो आगे आया, कहता माँ फिर आप ही बताओ कि आपको सुख कैसे मिलेगा, मैं वही काम करूंगा। तो उसने कहा बेटा मुझे सुख तब मिलेगा कि मेरे मरने के बाद लोग ये याद करें कि ये उस माँ का बेटा था। इसके लिए तू क्या करे, तू स्कूल बनवाए और उन स्कूलों में गरीबों को फ्री एजुकेशन दे, तू हॉस्पिटल बनाए और उन हॉस्पिटल में जो लाचार लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता है उनका फ्री में इलाज कराए, और तू जो जिस जिले का शासक है उन जिले के लोगों को एक सुशासन दे और लोग उस नाम से याद करें कि ये फलानी माँ का बेटा है जो एक अच्छा इंसान बन के आया है, तो मेरे को सुख मिलेगा। तो इसलिए मेरा सुख जो है इसी में निहित है। तो वैसे ही हमारे फोर फादर ने, मैं जो कहता हूं कि जो आजादी हमें किसके लिए चाहिए थी, आजादी हमें इसलिए चाहिए थी और जो कि हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं वो सुख में रहें, वो उनकी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल रहे, और इसलिए जो है वो हम आज उनको याद करते हैं। और उनके दिमाग में ये जो भगत सिंह जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी है, महात्मा गांधी जी हैं, नेताजी हैं, जितने भी जो है वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी, कुर्बानियां दी, मेहनतें की, वो किस लिए की कि हमारे आने वाले जो जनरेशन हैं हम लोग जो चैन की सांस लें, अच्छा पढ़ें लिखें, और हम फिर आगे अपने देश को ऐसे ही आने वाली जनरेशन का हम भी वैसे ही सोचें, तो वो देश प्रेम। देश प्रेम केवल ये नहीं है कि हम आज के दिन चलना चाहते, तो इसी के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग, जैसे आपने झांकियां देखी, झांकियां देखते देखते आई सल्यूट टू द पीपल कि किस तरीके से लोगों ने तैयारी की होगी। और हम इसको एक झांकी को देखने के बाद अगर आदमी का दिमाग नहीं बदलता है तो उसको देखने का भी कुछ फायदा। मतलब वो आज से ये सोचे कि नाउ henceforth I will think differently and I will work for betterment of all my country people, fellow beings। तो कंट्री हम देखने जाएंगे तो हम कोई पहाड़, नदियां, जमीनें थोड़ी होती है। कंट्री तो ये होती है कि हमारे जो साथ लोग रह रहे हैं, हमारे गांव में, शहर में, जहां भी जो लोग रह रहे हैं, ये कंट्री बनाते हैं। तो हु कैन में मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे एक किताब थी अंग्रेजी की लगी हुई, तो उसमें एक पोएम थी, उसका नाम है नेशंस स्ट्रेंथ। नेशन स्ट्रेंथ। तो उन्होंने कहा कि हु कैन मेक ए नेशन स्ट्रांग, इसकी पहली लाइन थी, हु कैन मेक ए नेशन स्ट्रांग। तो उन्होंने कहा द पीपल हु वर्क वेरी वेरी हार्ड
The people who work very very hard and work long, they make a nation strong. मतलब वेरी हार्ड वर्क और लंबे समय तक जो हार्ड वर्क जो करते रहते हैं वो इस देश को जो है वो स्ट्रांग बनाते हैं। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं एक बार पुनः आप सबको इस लक्ष्य के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये कामना करता हूं कि देश प्रेम करें और देश प्रेम की जो हमने परिभाषा जो है वो बताई है कि वी लव आवर कंट्री बाय लविंग द रिचुअल्स, बाय लविंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय इम्प्लीमेंटिंग एंड फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।